वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स के अपने इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी का है, इलेक्ट्रिक करंट, उसका एक भाग है सरल परिपथ जिसमें किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर पढ़ना है। तो इन सब का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया जा चुका है। इनके डेरिवेशन जहाँ जो आवश्यक हैं वो कराए जा चुके हैं। इनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात होगी। तो उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, न्यूमेरिकल के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न है कि एक सेल से 0.5 एम्पीयर धारा लेने पर, एक सेल से 0.5 एम्पीयर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट है। लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1.0 एम्पीयर धारा लेने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, आपके पास I1 दिया है 0.5 एम्पियर और V दिया है, या V1 लिख सकते हैं 1.8 वोल्ट। I2 है 1 एम्पियर और V2 है 1.6। और आप सूत्र पढ़ चुके हैं, V बराबर E माइनस आई आर से क्या होगा, V1 बराबर E1 माइनस आई आर वन, I1 R, और E1 नहीं रहेगा, E और R कांस्टेंट होता है। तो आपका समीकरण नंबर 1 हो गया ये। और V2 बराबर E माइनस I2 R, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अगर हम इनको माइनस कर दें तो ये E कट जाएगा और आपका आएगा V1 माइनस V2 बराबर, R कॉमन ले लेंगे और आपका हो गया I2 माइनस I1। तो V1 का मान रख दीजिए, V1 हो गया 1.8, V2 हो गया 1.6 बराबर R 1 माइनस 0.5, यानी 0.5 R बराबर 0.2, तो R बराबर 2/5, 5 चौक 20, 0.4 ओम आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.4 ओम हो जाएगा। और R की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से E इक्वल टू V1 प्लस I1, V1 हो गया आपका 1.8, I1 हो गया 0.5 और R1 हो गया 0.4। तो 1.8 और प्लस ये हो गया, यानी 2 वोल्ट। आपका जो विद्युत वाहक बल आया वो 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम हो जाएगा। इसी क्रम में एक प्रश्न है 2014 में पूछा गया, इसके पहले वाला कई बार पूछा गया है, 2010, 2015, 2016। ये प्रश्न 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने पर उसमें 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 0.3 एम्पियर की
प्रवाहित होती है तथा प्रतिरोध घटकर 30 ओम कर देने पर प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर देने पर धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो यहाँ हमको ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। हमारे पास I1 दिया है 0.3 एम्पियर और R1 दिया है 60 ओम और I2 दिया है 0.5 एम्पियर और R2 दिया है 30। एक सूत्र आप पढ़ चुके हैं, E बराबर I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो आपके पास हो गया E इक्वल टू I1 R1 प्लस स्मॉल r और E हो गया I2 और R2 प्लस स्मॉल। अब आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। अगर 1 और 2 से ये दोनों E के मान लिखे हुए हैं, यानी ये हो जाएगा I1 R1 प्लस R I2 और R2 प्लस I1 0.3 R1 60 और I2 0.5 R2 30। सरल कर दीजिए तो ये दशमलव हट जाएगा। 180 प्लस 3R 150 प्लस 5R यानी 30 बराबर 2R, R बराबर 15 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 15 ओम हो जाएगा। ई का मान समीकरण 1 से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से क्या होगा? ई बराबर I1 R1 प्लस R। I1 0.3 R1 आपका 60 और प्लस 60 15 75 और 75 का पहाड़ा पढ़ेंगे 225 2.25 वोल्ट। ये आपका ई और स्मॉल आर यानी विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 2014 में पूछा भी गया है। 2018 में ये सवाल पूछा गया है। एक परिपथ दिया हुआ है और परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करनी है। आपका जो प्रतिरोध है 5 ओम लगा हुआ है, 2 सेल है 2 वोल्ट और 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले, और इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्रमशः 1 ओम और 2 ओम है। यानी हम यहाँ E1 लिख सकते हैं 2 वोल्ट, E2 लिख सकते हैं 4 वोल्ट, R1 लिखेंगे 1 ओम, R2 लिखेंगे 2 और आपका R दिया है 5। तो करंट फ्लो एक ही होगा और करंट फ्लो का मतलब हुआ E अपान R या V अपान R लिख सकते हैं, माने कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध। हम ये लिख सकते हैं कुल विभवांतर क्या होगा, क्योंकि ये विपरीत लगे हुए हैं इसलिए हम इसको E2 माइनस E1 लिखेंगे और कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R। तो ये हो गया आपका 4 माइनस 2 5 प्लस 1 प्लस 2 यानी हो जाएगा 2/8 यानी 1/4 एम्पियर। ये करंट फ्लो दोनों में हो जाएगा। और आपसे प्रत्येक सेल में विभवांतर पूछ रहे हैं तो V1 बराबर E1 माइनस IR1। E1 माने 2, I माने 1/4 और R1 माने 1 यानी 8 माइनस 1/4 यानी 7/4 वोल्ट। ये आपका हो गया V1। और इसी प्रकार से V1 का मान ये यहाँ पर
V1 बराबर E1 प्लस IR1 होगा। ये थोड़ी गलती हो रही है, यानी ये 8/9/4 हो जाएगा। और V2 निकालेंगे तो आपका E2 प्लस IR2 होगा। E2 माने आपका उसी प्रकार से E2 का मान हो गया 4 वोल्ट। और यहाँ पर चूंकि यहाँ ये परिपथ, ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पर E1 में माइनस इधर लगा हुआ है, इसलिए इसके लिए E1 प्लस IR1 होगा। जबकि यहाँ पर ये परिपथ चेंज है, इसलिए यहाँ E2 माइनस IR2 होगा। यानी यहाँ पर सेल से धारा ली जा रही है और यहाँ सेल को धारा दी जा रही है, तो वहाँ E1 प्लस IR1 होगा और यहाँ E1 माइनस IR1 होगा, यानी -1/4 और R2 का मान 2 हो गया। तो 4 - 1/2 8 - 1/2 यानी 7/2। तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाता है और 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न आपका है और यहाँ पर 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 प्रतिरोध, एक यहाँ भी बढ़ा हुआ है। और इनमें आपको दिया हुआ है कि 10 ओम में कोई धारा नहीं है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 4 ओम 3 ओम 12 ओम में धारा ज्ञात कीजिए और स्रोत द्वारा दी गई शक्ति ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। परीक्षा में इस तरीके का एक सवाल, अगर इससे थ्योरी का प्रूफ नहीं आता है, व्हीटस्टोन से या किरचॉफ का नियम नहीं आता है, तो इस तरीके का सवाल एक निश्चित पूछ लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हम ये परिपथ सही करेंगे, और परिपथ जब सही करेंगे तो हमारा एक व्हीटस्टोन सेतु बन जाएगा। जो आपको व्हीटस्टोन सेतु पढ़ाया गया है उसी का चित्र बिल्कुल बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। इस तरीके से हमारे पास ये एक परिपथ तैयार हो जाएगा। और आपके पास 4 ओम और 5 वोल्ट दिया है, तो 4 ओम आपका यहाँ हो जाएगा और 5 वोल्ट आपका सेल लगा हुआ है वो ये 5 वोल्ट 4 ओम। और D और C के बीच 12 ओम है। A और D के बीच X है, इसको आप A पढ़ सकते हैं, B पढ़ लीजिए, X हो गया। इसको C पढ़ लीजिए, इसको B पढ़ लीजिए और सब प्रतिरोध लिख सकते हैं। A B है 3 ओम, B C है 6 ओम, B D है 10 ओम और D C है 12 ओम। अब कह रहे हैं कि अगर 10 ओम में कोई धारा नहीं बह रही है, तो 10 ओम में कोई धारा नहीं बह रही है माने सेतु संतुलित होगा। 10 ओम में कोई धारा नहीं है, इसलिए सेतु संतुलित होगा। और जब सेतु संतुलित होता है तो दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी 3/6 बराबर x/12, यानी x बराबर 6। आपका ये मान पूछा जा रहा है, x का मान वो 6 ओम है। अब आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तुल्य प्रतिरोध अगर निकालते हैं तो ये 6 और 3 श्रेणी क्रम में लगे हैं। 6 ओम तथा 3 ओम का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 6-3 बराबर 6-3 यानी 9 ओम। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में लगे। x और 12 x ओम तथा 12 ओम का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? x-12, x का मान 6 आया है तो 6-12 यानी 18 ओम हो जाएगा। और अब आपके पास 9 और 18 समांतर क्रम में है,
9 ओम तथा 18 ओम का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? 1/R' बराबर 1/9 धन 1/18, 2 धन 1/18, 3/18 माने 1/6, R' बराबर 6 ओम। और 4 ओम आपके पास यहाँ लिखा है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बराबर 6 + 4 यानी 10 ओम। ये आपके पास तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब हमको धारा निकालनी है, तो 3 ओम में 4 ओम में 4 ओम में तो धारा आपकी सीधे आ जाएगी। 4 ओम में धारा I बराबर V/R या E/R। E का मान 5 है, R का मान 10 है, 0.5 एम्पियर। 4 ओम में धारा आपकी 0.5 एम्पियर हो जाएगी। यही सेल से प्रवाहित धारा होगी। अब 3 ओम में धारा पूछ रहे हैं। 3 ओम में और 12 ओम में धारा निकालनी है। ये इधर कर रहे हैं हम। 3 ओम और 12 ओम में धारा चाहिए, तो 3 ओम और 6 ओम में, यानी 3 ओम और 6 ओम का परिणामी जो 9 ओम है, और x ओम तथा 12 ओम का परिणामी 18 ओम है, ये समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, इसलिए विभव समान होगा। ये बात आप याद रखेंगे, तभी आपका प्रश्न हो पाएगा। तो 9I1 बराबर 18I2, ये आपका I1 हो गया और ये हो गया आपका I2। ये I2 हो जाएगा और ये आपका I2, यानी I1 बराबर 2I2 और I1 + I2 कितना है? I यानी 0.5, तो यहाँ 2I1 में 2I2 और I2 बराबर 0.5, 3I2 बराबर 0.5, I2 बराबर 1/6 और I1 बराबर हो जाएगा 2I2 माने 2/6 यानी 1/3। I2 है 12 ओम में धारा, लिखेंगे 12 ओम में धारा और ये हो जाएगा 3 ओम में धारा। और चूंकि सेल से जितनी धारा दी जाएगी वही 4 ओम में हो जाएगी, तो वो आपकी करंट 0.5 एम्पियर हो जाती है। और अब शक्ति निकालना है। स्रोत द्वारा दी गई शक्ति P बराबर VI, स्रोत द्वारा दी गई शक्ति P बराबर VI, तो V हो गया आपका 5 वोल्ट और I हो गया 0.5 यानी 2.5 वोल्ट। ये एक प्रश्न आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर है और इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे। ये पार्ट है, ये पार्ट है और फिर ये पार्ट है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है और इसको आप थर्ड पार्ट कह सकते हैं। इस क्रम में आप इसको नोट करेंगे तो आपका ये प्रश्न एक पूरा होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, 2018 में भी पूछा गया है कि एक विभवमापी के तार का प्रतिरोध 9 ओम है, इसकी लंबाई 9 मीटर है, एक अज्ञात प्रतिरोध तथा 2 वोल्ट का एक सेल इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए कि विभव प्रवणता 1 माइक्रोवोल्ट प्रति मिलीमीटर हो जाए। विभवमापी के तार का प्रतिरोध दिया हुआ है, तो माना प्रतिरोध R डैश है। R बराबर आपके पास 9 ओम दिया हुआ है और विभव प्रवणता दिया है 1 माइक्रोवोल्ट प्रति मिलीमीटर, यानी 1 × 10⁻⁻6 वोल्ट हो गया। और मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आपका 10⁻³ नीचे हो जाएगा, यानी यहाँ 10 हम +3 लिख सकते हैं और वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा।
यानी आपका आएगा 1 गुणे 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका विभव प्रवणता हो जाएगा। अब आपको R का मान यानी R डैश का मान यहाँ निकालना है, तो सबसे पहले आप विभवांतर निकालेंगे। लेकिन अगर हम परिपथ बनाना चाहें तो ये कह रहे हैं एक तार है जिसकी लंबाई 9 मीटर है, इसको हम ए भी पढ़ लें। एक तार का प्रतिरोध 9 ओम है और लंबाई भी 9 मीटर है, तो लंबाई 9 मीटर हो गई और प्रतिरोध भी 9 ओम है। और इससे ये एक सेल जुड़ा है और सेल के लिए वोल्ट जो विभवांतर का मान दिया, वो विद्युत वाहक बल का मान दिया है, वो आपके पास 2 वोल्ट दिया है, यानी ये हो गया आपका 2 वोल्ट। और R का मान यानी R डैश का मान यहाँ पर हमको ये प्रतिरोध ज्ञात करना है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो अगर हम यहाँ पर VAB निकालें, VAB बराबर K × L, K हो गया आपका 1 गुणे 10⁻³ और L हो गया 9। तो आपका VAB का मान यानी A और B के बीच विभवांतर आपका इतना आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं A तथा B के बीच विभवांतर इतना हो जाएगा VAB बराबर K × L। और अब आप धारा निकाल सकते हैं, धारा I बराबर VAB/R। तो धारा I बराबर VAB/R, VAB का मान हो गया 9 गुणे 10⁻³ और R का मान आपके पास 9 ओम दिया हुआ है। जो तार का प्रतिरोध है वो आपका 9 ओम है, यानी ये हो जाएगा 1 गुणे 10⁻³ एम्पियर। ये आपके पास धारा हो जाती है। और I बराबर E/R प्लस R डैश होता है, तो R प्लस R डैश बराबर E/I हो जाएगा। E का मान 2 है और 10⁻³। तो R प्लस R डैश का मान आपके पास आ जाएगा 2 गुणे 10⁻³ R प्लस R डैश बराबर 2000 आप लिख सकते हैं। और अब आप यहाँ से R डैश निकाल सकते हैं, R डैश बराबर 2000 माइनस R और 2000 माइनस 9 यानी 1991 ओम। अगर हम 1991 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो विभव प्रवणता है 1 माइक्रोवोल्ट प्रति मिलीमीटर हो जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए, आपके पास पुस्तक में और सवाल दिए हुए हैं, आप उनको करेंगे। इससे लाख क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। किरचॉफ का नियम हो सकता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हो सकता है, उसका सूत्र सिद्ध करने के लिए हो सकता है, या कुछ न्यूमेरिकल की बात हमने आज की। इसके अलावा 60 क्वेश्चन की चर्चा हम कुछ कर चुके हैं पढ़ाते समय। कुछ 2-4 सवाल और जो महत्वपूर्ण है वो देख सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है 2018 में पूछा गया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किस परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध आप जानते हैं कि सेल का लक्षण होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल का दोष, माने सेल की विशेषता कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं, ये 0 नहीं होता है। धारा के मार्ग में, जो परिपथ के भीतर धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और किस स्थिति में टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, तो जब E बराबर आप लिखते हैं V बराबर E माइनस IR, तो या तो I 0 हो या R 0, यानी सेल से कोई धारा न ली जाए तो सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, या सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 हो तो भी सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। 2018 में ये सवाल पूछा गया है। 18 में ही हो सकता है दूसरे सेट में रहा हो, एक ही सेट में नहीं आया होगा। एक प्रश्न और है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या अभिप्राय है और आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। हमने इसकी चर्चा खूब की है। डूबे हुए यानी जो बैटरी के भीतर डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो आंतरिक प्रतिरोध
कम होगा। प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, माने प्लेटें पास पास हैं तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। और प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसकी चर्चा हम इसके पहले कर चुके हैं, 2018 में ये प्रश्न भी पूछा गया। एक सवाल इस तरीके का किरचॉफ के पहले नियम पर आ जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना देते हैं, इस तरीके से, और फिर आगे इस तरीके से, और यहाँ पर कोई करंट पूछी जा रही है। तो ये अलग अलग संधि हो गई और आप इस तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा उसकी कर लेते हैं। पहले हम इस संधि की बात कर लेंगे, इस संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योग ले लेंगे और बराबर इस संधि से निकलने वाली कुल धाराओं का योग। इससे जो अज्ञात राशि होगी वो ज्ञात करेंगे। फिर हम इस संधि पर आएंगे और यहाँ पर आने वाली कुल धाराओं का योग और यहाँ से निकलने वाली कुल धाराओं का योग ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से जो अज्ञात राशि होगी वो हमको यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। जैसे इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ 3 आने वाली धारा है, 1 निकलने वाली धारा है, यानी ये धारा इन तीनों धाराओं के योग के बराबर हो जाएगी। आगे बात करेंगे तो यहाँ 2 धाराएं आ रही हैं, ये, और इन दोनों का योगफल इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो इसका प्रयोग करके भी हम ज्ञात कर सकते हैं और इसमें जो भी अज्ञात राशि होगी वो हमको ज्ञात हो जाएगी। टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल का अंतर पूछा गया है। तो टर्मिनल विभवांतर आप जानते हैं, सेल के अलग अलग खंडों में या किसी भाग में धारा को प्रवाहित करने के लिए, एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करना होता है उसको हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं उन 2 बिंदुओं के बीच। और पूरे सेल में एकांक आवेश को सेल सहित चक्रित कराने के लिए जितने कार्य की आवश्यकता होती है उसको हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हुए। लॉन्ग क्वेश्चन में मुझे लगता है कि व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख, उसकी क्रियाविधि, ये क्रियाविधि क्या, संतुलन का सूत्र और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पूछा जा सकता है। किरचॉफ के दोनों नियम पूछे जा सकते हैं। कौन सा नियम, पहला या दूसरा नियम, किस राशि के संरक्षण को दर्शाता है? पहला आवेश को, दूसरा ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। पहले को धारा नियम कहते हैं, दूसरे को विभव नियम कहते हैं। विभव मापी पूछा जा सकता है, मीटर ब्रिज पूछा जा सकता है। विभव मापी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरीके का ये सवाल हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि विभव मापी में प्रयुक्त तार का विशिष्ट गुण बताइए। तो विभव मापी के तार का जो विशिष्ट गुण है उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि प्रतिरोध उच्च और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है और आपकी जो यूनिट है ये खत्म होती है। तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी के आधार पर और ये तमाम लेक्चर हो चुके हैं। मुझे लगता है कि फिजिक्स में अब तक 25-26 लेक्चर हो चुके हैं और आपका काफ़ी भाग हमने पढ़ा दिया है। आप इसका नोट्स तैयार करें, सिलेबस को अपना कंप्लीट करें। इसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, यानी चुंबकत्व की बात करेंगे। तो अगले सेशन में हम चुंबकत्व की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। अपने जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, फेसबुक है या जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, तो अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।